नमस्कार, काशी की नई गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज गंगा कलश में कहानी है, जिस कहानी का नाम है लेटर की तकदीर। कहाँ जा रहे हो? हर बार कहते हो बस अब की बार किस्मत आजमा लो, फिर नहीं। लेकिन समाचार पत्र का नया विज्ञापन देख इरादा बदल देते हो। यह सब स्वप्नल शाश्वत से कह रहे थे, लेकिन शाश्वत के कान में स्वप्नल के एक शब्द भी नहीं जा रहे थे। स्वप्नल अब एकदम पास जाकर शाश्वत की ओर मुंह करके कहने लगे, मैं कहती हूँ कि जब एक बार अब की बार स्वप्नल को शाश्वत ने वाक्य पूरा नहीं करने दिया, बल्कि बीच में ही डपट कर बोला, खबरदार, जो एक शब्द भी आगे कुछ कहा। तुम्हें क्या लगता है मैंने यह सारी डिग्रियां कूड़ेदान में फेंकने के लिए हासिल किया है? मैं जाऊंगा और बार बार जाऊंगा। मैंने जब अपना इरादा बदल लिया था तब तो तुमने कुछ कहा नहीं था। मैं स्वयं से समझौता नहीं करूंगा, बल्कि अब तो समय को ही मेरे साथ। मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। मैं मेरा नाम शाश्वत है। यह बेरोजगारी मेरे नाम पर कलंक है। मुझे एक कौर निगलना भी गुनाह लगता है। आज शाश्वत को सचमुच कोई गहरा कुरेद गया था। पिछले 5 साल से शिक्षक के लिए निकले हुए हर विज्ञापन को सोने के सिक्के की तरह अरमान भरी निगाहों से देखता आ रहा है, पर अभी तक बात नहीं बनी। शाश्वत एकदम खरा सिक्का है, पर हर बार वह यह सोचकर साक्षातालय से निकलता है कि अब की बार उसे जरूर नौकरी मिलेगी, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कॉलेज के दिनों के सब 11 लड़के कहिए या मित्र, सब के सब कहीं न कहीं जगह धर लिए। एक और मित्र बचा था जिसका नाम निशांक था। कल उसको भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। रात को निशांक ने फ़ोन करके शाश्वत को खुशखबरी दी थी, और साथ में ही एम्प्लॉयमेंट समाचार पत्र के पेज नंबर 32वें पृष्ठ पर छपे हुए विज्ञापन की खबर भी। शाश्वत शाश्वत जल्दी जल्दी रिसीवर रखकर पिछले हफ्ते के एम्प्लॉयमेंट समाचार पत्र को ढूंढने लगा था। स्वप्नल को तभी खटका हुआ था कि कल जरूर शाश्वत फिर से नौकरी को लेकर परेशान होगा। शाश्वत की ऐसी दशा देखकर स्वप्नल तो भगवान से यही प्रार्थना करती रहती है कि हे भगवान, कोई शिक्षक के लिए विज्ञापन ही ना निकले। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ कब से हो गया? मैं क्या अंधा हो गया हूँ? मुझे यह विज्ञापन कैसे नहीं दिखा? विज्ञापन में वॉकिंग इंटरव्यू था। 10:30 बजे तक नॉमिनेशन हो जाना चाहिए। जालना से अंधेरी पहुँचने के लिए कम से कम 10-12 घंटा तो लग ही जाता है। निशांक ने रात को 10 बजे फ़ोन किया था, इसलिए रात को निकलने के लिए कोई साधन ही नहीं मिला। पूरी रात शाश्वत ने खुली पलकों में नींद को दबाए रखा। 3:30 बजे से ही उठक बैठक करते हुए शाश्वत तैयार हो लिया। उसे इतनी परेशान देखकर ही तो स्वप्नल ने उसे अगले पिछले इंटरव्यूज को याद दिलाकर रोकना चाहा था। पर 2 टिफिन रखी हूँ, एक में सूखी सब्जी है और दूसरे में रस वाली। पहले रस वाली सब्जी ही खा लेना, क्या पता देर तक खराब हो जाए। वैसे आज गर्मी ज़्यादा तो नहीं है। स्वप्नल का एक आदर्श पत्नी की तरह शाश्वत का खूब ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है, पर इस नौकरी के चक्कर में शाश्वत को दाम्पत्य सुख भी सुखी नहीं मिल पा रहा है। उसने अपने जीवन में लकीर खींच डाली है कि जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाएगी, वह अपने आप को किसी और से और किसी और से नहीं लगाएगा। और यह नौकरी है कि रोज 2 हाथ शाश्वत से दूरी बढ़ाती जा रही थी। शाश्वत अपने समय का बड़ा होनहार विद्यार्थी था। इसकी होनहारी की चर्चा यूं थी कि मिस्टर अजय जी ने अपनी बेटी स्वप्नल की शादी बीए फाइनल में ही शाश्वत के साथ कर दी थी। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि कई विषयों में टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट एक दिन नौकरी के लिए खाक छानता फिरेगा। इस नौकरी के अभाव ने शाश्वत का चैन लूट लिया है। शिक्षक बनाने की जिद उसके पिता किशोर जी की थी। कहने लगे, पैसे कमाने के तो कई रास्ते हैं, पर पैसा कमाना और समाज सेवा करना दोनों काम एक साथ एक शिक्षक ही
संभव कर सकता है। शिक्षक के हाथ में समाज का नक्शा होता है। वह अपनी हुनर से समाज को उचित मोड़ दे सकता है। मोड़ क्या देगा खाक? दर दर भटकते हुए वह एक दिन स्वयं ही समाज की किसी मोड़ पर स्वाहा हो जाएगा। शाश्वत का मन कभी कभी बगावत करने पर उतर जाता है। सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्यों उसने और क्या सचमुच उसने सही किया अपने पिता की बात मानकर शिक्षक बनने का निर्णय जो लिया। उसका मन करता है कि सारी डिग्रियों को इकट्ठा करके जला दे, पर तभी कोई चिंगारी की लौ चमक जाती है। बड़ी अच्छी नौकरी है, नया कॉलेज खुला है, दर्जनों के हिसाब से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। भविष्य में सरकारी एड भी मिलने की संभावना है। इस बार अगर शाश्वत पहुंच जाए तो स्वप्नल ने शाश्वत के माथे पर दही गुड़ का टीका लगाकर शुभ होगा का संकेत करके निकलने के लिए कहा। शाश्वत ने बस या ट्रेन से जाना उचित नहीं समझा, इसीलिए प्राइवेट जीप एवं गाड़ियों के स्टॉप पर जाकर खड़ा हुआ। कहाँ साहब? मुंबई? मुंबई में कहाँ साहब? अंधेरी। बस साहब बैठ जाओ, बस एक दो सवारी मिली कि मैं फुर। कहते हुए जीप वाला इधर उधर देखने लगा। शाश्वत जीप के अंदर बैठ गया और मन ही मन अंदाज लगाने लगा, 4:45 हो रहा है। अगर 5 बजते बजते निकल जाएंगे तो बीच में कहीं रुक कर फोन कर लूँगा। सचमुच जीप वाले ने फुर शब्द को अंजाम दिया। रास्ते में से शाश्वत ने संस्था में फ़ोन करके यह तसल्ली पा लिया था कि इंटरव्यू शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। वहां जाकर शाश्वत को पता चला कि यहाँ आने वाले हर एप्लीकेंट के पास किसी न किसी बड़े आदमी का पत्र है। शाश्वत ने जो ही वहाँ पड़े हुए रजिस्टर में अपना नाम लिखना चाहा, वहाँ बैठे चपरासी ने रोक दिया। अपना लेटर दिखाओ बाबूजी। शाश्वत ने समझा कॉल लेटर की बात चपरासी कह रहा है। लेटर तो भेजा नहीं गया है ना, यह तो वॉकिंग इंटरव्यू है। नहीं बाबू साहब, मैं कॉल लेटर नहीं, मैं साहब का लेटर। बाद में शाश्वत को असली बात पता चली थी कि गुस्से में उभरते में और सीधा वहां पहुंचा जहां इंटरव्यू चल रहा था। इस तरह शाश्वत का वहां पहुंचना, वहां की उपस्थिति वहां के सज्जनों को नागवार लगा। स्वयं वहां के प्राचार्य उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, आपको अंदर किसने आने दिया? आप टीचर की नौकरी के लिए आए हैं और आपको इतना सा मैनर नहीं? जबान खींचकर रख दूंगा मैं अगर मैनर की बात की। विज्ञापन देते हो राजा हरिश्चंद्र की तरह, और यहाँ? शाश्वत ने इस नाउम्मीद तेवर को देखकर थोड़ी देर के लिए ही सही वहां बैठे सभी लोग कांप तो गए ही थे। बात को समझते हुए भी प्राचार्य ने कहा, व्हाट डू यू मीन? तुम कहना क्या चाहते हो? शाश्वत मौका देखकर अपनी एक एक डिग्रियां निकाल निकाल कर वहां बैठे सबको दिखाने लगा। सबके सब चुप थे। प्राचार्य फिर बोले, तुम नंबर से आओ, देख नहीं रहे हो यहाँ ऑलरेडी एक एप्लीकेंट बैठा है। आपका चपरासी रजिस्टर में नाम नहीं लिखने दे रहा है, लेटर मांग रहा है। आप बाहर जा रहे हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? प्राचार्य ने धमकी देते हुए कहा था। हमारा नया नया कॉलेज खुला है, हमको भविष्य में इसके लिए ऐड चाहिए। हम आप जैसे लोगों को रख लें कि थोड़े ही दिन बाद कॉलेज बंद करना पड़े। हम कौन सा आपसे घूस मांग रहे हैं या ज़्यादा पेमेंट पर साइन करवा के कम वेतन देने वाले हैं? ऐसी संस्थाओं में जाकर आप क्यों नहीं अपनी डिग्रियां दिखा रहे हैं? हम उन लोगों के कैंडिडेट को रखेंगे जिनसे आगे चलकर हम कॉलेज के लिए कुछ मदद मांग सकें। इसको आप नीति कहिए या राजनीति। प्राचार्य के शब्दों में बयान भी था और मजबूरी भी, पर गरज तो रहे थे शेर की तरह। बहुत देर से देख रही थी कि यह हट्ठा कट्ठा यंग मैन इतना बुझा बुझा सा आंखें लाल नजरें नीचे किए हुए कब से बैठा है। उस डिब्बे में बैठे हर व्यक्ति के लिए वह जिज्ञासा का केंद्र था, पर शहरी लोग इतने सभ्य होते हैं कि वे किसी के बारे में कुछ जानने और मदद करने में परहेज करते हैं। उम्र जितनी भी हो जाए, पर मर्द का और औरत का फर्क तो बना ही रहता है। फिर भी जब मेरा उतरने का स्थान पास आ गया तो मुझसे नहीं रहा गया।
बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ आपके पास मेरी तबीयत के लायक कोई दवा नहीं होगी। युवक के स्वर में व्यंग था। आप घर से नाराज हैं? मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरे वाक्य को बीच में ही रोक कर तपाक से उत्तर दे दिया, नहीं, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ और न ही मुझे बड़े आदमी की मदद मिलेगी। पता नहीं, उसका स्वर उसके गले में ही अवरुद्ध होकर रह गया। न जाने वह क्या क्या कहना चाहता था, पर मेरा गंतव्य आ गया। जी नहीं कहकर मैं उतर गई और जी नहीं कर रहा था कि मैं उतरूं। चलते चलते बैग में से एक सेब निकालकर अपना पता वाला कार्ड उसके हाथों में थमा कर उतर गई। प्लीज़ यह सेब खा लेना और एक खत जरूर लिखना। महीनों बीत गया था, उस युवक का चेहरा बार बार याद आता। जी छटपटाने लगता, मन सोचने पर बाध्य हो जाता कि जिस देश का युवा वर्ग इतना उपेक्षित है, भटक रहा है, उस समाज का आगामी स्वरूप क्या होगा। और आज उसका पत्र मिला तो इतनी खुशी हुई मानो मुझे कोई अप्राप्य वस्तु हाथ लग गई हो। उसने पत्र में लिखा है, आप लेखिका हैं ना? मेरी कहानी जरूर लिखना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इसके लिए किसी बड़े आदमी का पत्र नहीं मांगेंगे। शायद आपकी कहानी पढ़कर कोई बड़ा आदमी मुझे अपना लेटर देकर कहीं नौकरी दिला दे। पत्र पढ़कर मन खिन्न हो गया। इतनी मेहनत से, परिश्रम से हासिल की गई डिग्रियां हमारी तकदीर नहीं बदल पा रही हैं। शायद यही कारण है कि बड़ी बड़ी तालीम लेकर हमारे देश के युवा वर्ग विदेश की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे देश में तो लोगों की तकदीर लेटर में बंद है ना, और वह लेटर